दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी रिश्ते रिसाइकल। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। कहने को तो हफ्ते के सारे दिन मुझे मसरूफ ही लगते हैं, हर दिन के ऊपर नई जिम्मेदारी। सोमवार को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना होता है, मंगलवार को कुछ इंटरव्यू लेने हैं, बुधवार को सेमिनार की तैयारी। लेकिन एक ये बेचारा संडे मुझे सबसे ज्यादा सतर्क दिखता है, जैसे 20 काम लिस्ट में लिए बैठा हो। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं संडे के बारे में जैसे उस दिन सिवाय सुस्ताने के उनके पास कुछ काम ही ना हो। मेरे लिए तो संडे एक बेहद खास दिन होता था, जब मैं हफ्ते भर मचाई हुई भगदड़ को ठीक कर सकती थी। अलमारी ठीक करना, पौधों की छटाई गुड़ाई, सब कुछ अपनी जगह ठीक से रखना। बिखरा बिखरा फैला हुआ घर मुझे बर्दाश्त नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। संडे को माँ से भी लंबी लंबी इधर उधर की बातें कर लिया करती थी, लेकिन वो घूम फिर कर मेरी शादी के मुद्दे पर ही आने लगती थी। मीनू, तेरे साथ वाली पूजा मिली थी, एक बेटा भी हो गया उसके, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। माँ की बात सुनकर मैं बाद में फोन करती हूँ माँ, कोई कुरियर आया है, या ऑफिस से फोन आ रहा है माँ, कहकर कतरा जाती थी। क्या करना मुझे जानकर कि किसकी शादी हो गई और किसके कितने बच्चे हो गए। 30 साल की हो गई हूं, कोई बच्ची नहीं रही अब मैंने अपने लिए अकेलापन खुद चुना है, अपनी जिंदगी को अकेला मैंने खुद किया है। मुझे आदत हो गई है ऐसे अकेले दिनों की, और इन अकेले दिनों को अच्छे कामों में लगाने की। खुद को व्यस्त रखती हूं, इतना कि अकेलापन दस्तक न दे सके। कुछ दिन हुए एक टीम बनाई है अपनी सोसाइटी के वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी हर दिन जो इतना कूड़ा करकट निकलता है उसका क्या किया जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। अभी अभी सोसाइटी मैनेजर के सामने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनर की मांग भी रखी थी। मैं पेपर वर्क चेक कर रही थी कि बेल बजी। देखा बिल्डिंग का वॉचमैन रजिस्टर लिए खड़ा था। कचरे वाली मीटिंग आज है 9 बजे, सबको लेके आ जाना मैडम, ट्रेनिंग देने के लिए दूसरी सोसाइटी से कोई आने वाले हैं, इस पेपर में लिखा है सब। मैंने पेपर लेकर पढ़ना शुरू किया। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को ट्रेनिंग देने के लिए मिस्टर पंकज शुक्ला हमारे बीच मौजूद हैं। आज रात 9 बजे सब लोग सोसाइटी गार्डन में मिलेंगे। एक पल तो नोटिस पढ़ते हुए मेरा हाथ कांप गया, दूसरे ही पल मैंने अपना सर झटका। पूरी दुनिया में एक ही पंकज शुक्ला है क्या? मन की था लेना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि इस वक्त हो रहा था। मेरे मन का एक कोना ये कह रहा था कि हो सकता है जिससे मैं ट्रेनिंग लेने वाली हूं ये वही पंकज शुक्ला है, और दूसरा कोना कह रहा था कि नहीं, ऐसे थोड़े हो सकता है। पता नहीं मेरा मन चाहता क्या था। मैंने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए सोसाइटी गार्डन में कदम रखा ही था कि बेचैनियों ने फिर से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्टेज पे बैठा ये वही शख्स था जिसको मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। वही पंकज एक बार फिर मेरे सामने था जिससे मैं कभी नहीं मिलना चाहती थी। मैं बहुत हल्की रोशनी के बीच इतनी भीड़ में छुप कर बैठी थी कि पंकज मुझे नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसको देखते हुए कुछ साल पहले बीते दिनों में लौटने लगी थी। आंखों के आगे दृश्य घूमने लगे, सुनाई देने लगी वो बातें। माँ, आप तो ऐसे शॉपिंग कर रही हैं मेरी शादी की जैसे हम किसी राजसी खानदान से हों। ये इतनी साड़ियां आज फिर लाई आप? मैं नहीं पहनूंगी ये सब यार। ऑफिस से आते ही साड़ियों का नया ढेर देखकर मैंने आंखें तरेरी। माँ साड़ियों को गिनते हुए मेरी ओर पलटी। तेरे लिए नहीं, तेरी ससुराल के बक्से के लिए हैं। देखो, ये 2 मौसी सास के लिए, ये 4 बुआ सास के लिए, और ये तुम्हारी चाची सास है ना, उनके लिए भारी कांजीवरम। 11 साड़ियाँ बोली थी उन लोगों ने। मैं कुछ बोलते बोलते रुक गई। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शादी तय होने से पहले ही उनको हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बता दिया गया था। पापा बहुत पहले नहीं रहे, बस उनकी पेंशन के सहारे सब चला। मुश्किल से पढ़ाई पूरी करके मेरी नौकरी लगी थी, भाई अभी पढ़ रहा था, सब कुछ तो खुला था उनके सामने। फिर ये हर 10-15 दिनों में नई फरमाइश, क्या मतलब था इन बातों का?
तब तो कह दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अब ये सब क्यों? माँ, मैं पंकज से बात करूंगी इस बारे में, मांगे बढ़ती जा रही हैं इनकी। पर्स से फोन निकालते हुए मैं बुरी तरह झुंझलाने लगी थी। माँ ने तुरंत हड़काया, कोई जरूरत नहीं पंकज से इस बारे में बात करने की, तुम दोनों इसमें क्यों पढ़ रहे हो? हैं? तुम लोग सगाई की तैयारी करो, ड्रेस फाइनल करो। अरे भाई, शादी ब्याह में कपड़े लत्ते का लेन देन इतना तो चलता है ना। मैं कट कर रह गई। ये चलता है ही तो जड़ है सारी समस्या का। बात बढ़ती जाती है इसी तरह। मां से बहस का कोई मतलब नहीं था। पंकज को मैसेज करने के लिए मैंने फोन उठाया तो देखा बादामी शेरवानी पहने हुए पंकज ने एक फोटो भेजी थी और एक सवाल भी। जल्दी बताओ मीनू, ये वाली फाइनल कर लें सगाई के लिए? तुम्हारे लहंगे से मैच कर रही है ना? मेरा गुस्सा अचानक कहीं भाग गया था। मैंने शेरवानी से ज्यादा उस मासूम चेहरे को ध्यान से देखा और टाइप किया, हाँ परफेक्ट मैच है। पंकज ने स्टेज पर बोलना शुरू कर दिया था। लोग उसका लेक्चर सुनने में मशगूल थे। वो बड़े कायदे से वेस्ट मैनेजमेंट और आसपास सफाई को लेकर सोसाइटी के लोगों को समझा रहा था, लेकिन मेरा मन मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। वो तो हाथ छुड़ाकर बीते सालों की ओर भाग रहा था। मुझे अपनी हालत कभी कभी एक छोटी बच्ची सी लगती थी जो बारिश में भीगना तो चाहती थी लेकिन बीमार होने से डरती थी। जहां एक तरफ पंकज के घर वालों का हम लड़के वाले हैं वाला रवैया मुझे आने वाली जिंदगी के लिए सशंकित कर देता था, वहीं पंकज की मासूमियत मुझे ओस की नन्ही बूंद जैसी दिखती थी। मीनू, तुम्हारे भाई की जॉब लगते ही उसकी शादी करवा देंगे और फिर मम्मी को हम लोग अपने घर ले आएंगे, खूब आराम से रहेंगी वो। एक बार पंकज ने कॉफी हाउस में बैठे हुए अचानक कहा। अचानक मम्मी कहाँ से याद आ गई तुमको? मैंने चौंक कर पूछा। पंकज गंभीर आवाज में बोला, अचानक नहीं, अक्सर सोचता हूं उनके बारे में। तबीयत भी ठीक नहीं रहती उनकी। कितनी मुश्किल से अकेले मैनेज किया होगा उन्होंने सब कुछ। दोनों बच्चों को अकेले पालना, जिसमें से कितनी अड़ियल है। मैंने नकली गुस्सा दिखाकर पंकज को घूरा। वो मुस्कुरा दिया था। ये पल उन पलों में से एक था जब जिंदगी से मेरी शिकायतें कम होने लगती थीं। सब कुछ अच्छा सा लगने लगता था। मैं महसूस कर रही थी कि पंकज से जुड़ने के बाद मैं बदल रही थी। आसपास सब कुछ हरा हरा सा तरोताजा लगता था। मुझे नहीं पता था कि जिन खुशियों पर मैं इतरा रही थी वो पैर में छोटे छोटे पहिए लगाकर आई थीं और मुझसे दूर जाने वाली थीं। सगाई के 3 दिन पहले ऑफिस से आते ही मैंने त्रिपाठी अंकल को घर में बैठे देखा। उन्होंने ही तो ये शादी तय करवाई थी। उन्होंने ही माँ को पंकज के परिवार से मिलवाया था। घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा था। सबके माथे पर शिकन और होठों पर चुप्पी। क्या हुआ अंकल, कोई बात है क्या? मैंने एक बार उनको फिर माँ को देखते हुए पूछा। क्या बोले बेटा, इंसान की नीयत का क्या भरोसा। अंकल मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैंने साफ साफ पूछा, अंकल प्लीज बताइए मुझे हुआ क्या है। अंकल थोड़ा रुक कर बोले, पंकज और उसकी माँ से बात हुई थी। कह रहे हैं कि कार में विदा कर दें लड़की को। मैं सन्न रह गई थी। पहले साड़ी, कपड़े, अब कार। ये हो क्या रहा था? लेकिन अंकल, उनको पता तो है ना कि हम लोग इतना खर्चा करने का सोच भी नहीं सकते। मैं बड़ी मुश्किल से गुस्सा रोक रही थी। बेटा बताया, सब बताया। तभी तो वो लोग बोले कि दम नहीं थी तो इतने बड़े घर से काहे रिश्ता जोड़ा, खत्म करो सब। अंकल इतना बोलकर सर थपथपाकर बाहर चले गए और माँ ने वहीं सोफे पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली थीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अंकल ये क्या बोल गए थे अचानक? गुस्से और दुख से मेरी आंखें भरी जा रही थीं। रिश्ता तोड़ना, वो भी सगाई से ठीक 3 दिन पहले। क्या खेल समझ रखा है सब कुछ? कड़वी यादें कोई नहीं भूलता। कहने को लोग कहते हैं मेमोरी से डिलीट कर दिया। नहीं, कुछ डिलीट विलीट नहीं होता। एक फोल्डर में जाकर छुप जाता है सब और एक क्लिक होते ही सब सामने। यही तो हो रहा था मेरे साथ भी। पंकज को आज इतने समय बाद देखते ही जैसे पूरी मूवी चलने लगी थी मेरे सामने। वो मूवी जिसके एंड में सब कुछ हैप्पी नहीं था। उस दिन त्रिपाठी अंकल के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने माँ को संभाला। उनका बीपी एकदम से बढ़ गया था। फोन लेकर मैं छत पर चली आई थी।
मेरा गुस्सा कितनी तरह की बातें बोलने पर मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने पंकज का नंबर डायल कर दिया। हेलो पंकज, ये सब क्या है? तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। मैंने तल्ख लहजे में कहा। मतलब हुआ क्या है आखिर? एंड लिसन, मॉम के बारे में जरा ठीक से, ओके? बात बिगड़नी शुरू हो गई थी। क्या बोलूं ठीक से? क्या समझती हूं अपने आप को? लड़के वाले ना हुए राजा हो गए? लगान वसूलेंगी? सारे शौक बेटे की शादी से पूरे करने हैं और हम लोग ये सब ना कर पाए तो तोड़ दो शादी। मैं फट पड़ी थी। तुम क्या बकवास कर रही हो ये मुझको नहीं पता, लेकिन थोड़ी तमीज से तो बात करो। और हाँ, अभी तक तो शादी नहीं टूटी थी, बट थैंक गॉड तुम्हारा ये चेहरा देखकर अब तो शादी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। तुम किस तरह की लड़की हो भाई? अच्छा, शिकायत की तो अब नापसंद भी हो गई? मैं तन्ना गई। गुस्सा हम दोनों की जुबान को बेहद कड़वा बना चुका था। कहने सुनने का कोई फायदा नहीं था। एक सपना जो मैंने देखा था वो टूट चुका था। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, याद नहीं। पर जिंदगी रुकी नहीं, ना मैं रुकी, और घाव भी धीरे धीरे सूखने लगे थे। लेकिन आज इतने दिनों बाद पंकज को देखकर वो दर्द फिर दुखने लगा था। सब याद आने लगा था। पंकज स्टेज पर कुछ समझा रहा था। आंसुओं से भरी मेरी आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं। मैंने अपना दिल मजबूत किया। मुझे 1 हफ्ते पंकज के साथ काम करना है। एक ट्रेनर और ट्रेनी की तरह मैंने ही ये टीम बनाई है। अब पीछे तो नहीं हट सकती। देखा जाएगा जो होगा। थोड़ी मुश्किलें और सही। मैं अपना लैपटॉप हाथ में लिए स्टेज की ओर बढ़ गई। अगली शाम से ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। कितने भारी पल होते थे वो मेरे लिए। हम दोनों एक दूसरे को देखने से कतराते थे, और जब कभी बात करना ज़रूरी हो जाता था हम कम से कम शब्दों में अपनी बातें समेट दिया करते थे। एक बात बड़ी अजीब थी। जिस आक्रोश में हम अलग हुए थे वो आक्रोश कहीं भी नहीं बचा था, न मेरे मन में, न शायद पंकज के मन में। बात बस वही है ना कि जब मन में कुछ और बचा ही नहीं था तो वो गुस्सा कैसे बचता। मैंने ये बात जानने के लिए कई बार अपना मन टटोल कर देखा कि सच में कुछ नहीं बचा था क्या। तो फिर ट्रेनिंग से आकर मैं चुपचाप सोफे पर लेटे हुए क्या सोचती रहती थी, और हर दिन ऑफिस से आकर 7 बजे वाली ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार क्यों किया करती थी। पंकज उस दिन सोसाइटी के सारे बच्चों, बड़ों, सबको इकट्ठा करके समझा रहा था। ये देखिए, हमारे सामने 3 तरह के डस्टबिन हैं, हरा, सफेद और लाल। आपको दिए गए पेपर में लिखा गया है ना कि कौन सा कूड़ा कहाँ जाएगा। मैं पूछूंगा और आप बताएंगे, ओके? भीड़ पूरी तन्मयता से सुन रही थी और मैं चोर निगाहों से पंकज को देख रही थी। पंकज ने फलों के छिलके उठाए। बच्चे चिल्लाए, ग्रीन वाले में, इसमें खाद बनेगी। पंकज ने प्लास्टिक की बोतल उठाई और सामने बैठी आंटी से इशारे से पूछा। वो थोड़ा सोच कर बोली, सफ़ेद वाले से, वो रिसाइकल होगा। पंकज ने वेरी गुड कहते हुए ताली बजाई। पंकज आगे कुछ कहता है इससे पहले अगला सवाल मैंने कर दिया। और जो कांच या प्लास्टिक टूट जाए ना, जिनसे हमें चोट लग सकती है, जो हमको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उनको हमें लाल डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वो किसी काम के नहीं होते। ठीक कहा ना सर? मैंने बमुश्किल अपनी तकलीफ सहते हुए पंकज की ओर देखकर कहा। पंकज ने 2 पल मुझे गौर से देखा और फिर सामने बच्चों को देखकर बोला, हाँ ये बिल्कुल सही बताया, लेकिन फेंकने से पहले देख लेना चाहिए। अगर वो टूटा ना हो, साबुत हो, तो रिसाइकल होकर कुछ नया बन सकता है, एक नई शक्ल में, रीयूजेबल। बच्चे बड़े सब तालियां बजाने लगे। हम कितना कुछ एक दूसरे से बोल गए थे। कितने शिकवे शिकायतें सामने आ गई थीं। कोई और समझ नहीं पाया था, लेकिन हम दोनों के चेहरों पर बेचैनी फैल चुकी थी। ट्रेनिंग के आखिरी दिन एक घर से दूसरे घर जाते हुए मुझे बुरी तरह थकान होने लगी थी। पूरी टीम को बिल्डिंग में छोड़कर मैं नीचे आई ही थी कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तुम्हारी टीम के सारे फ्लैट्स में डेमो हो गया क्या? पंकज मेरे पास आते हुए पूछ रहा था। मैंने ना में सर हिलाया। मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ, मैंने आसपास देखते हुए कहा। यह पहला मौका था जब हम दोनों भीड़ से घिरे हुए नहीं थे। कल शाम को कहीं मिल सकते हैं क्या हम? कुछ बात करनी थी। पंकज की आवाज में एक मनोहार थी।
एक अजीब सी बेचैनी और मेरे मन में एक सवाल। अब कौन सी बात करनी रह गई थी? वो मेरी धड़कनें ले गया था, मगर मुझे जीना पड़ा। अपनी डायरी में लिखी इस लाइन को मैंने 2-3 बार पढ़ा और धीरे से आंखें मूंद ली। पंकज को मैंने घर पर ही बुलाया था। देख ले वो भी आकर कितना अकेलापन मेरे आसपास फैलाकर चला गया था। तुम्हारी नेम प्लेट पर ये नाम किसका लिखा हुआ है? पंकज ने घर में घुसते ही पूछा। फ्लैट ओनर का, रेंट पे रहती हूँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। अकेली रहती हो या फ्लैटमेट्स भी हैं? उसने हिचकते हुए पूछा। नहीं, अकेली रहती हूँ, कोई साथ नहीं रहता। शादी भी नहीं की? और कुछ? मेरा लहजा तल्ख हो गया था। पंकज अभी भी शांत था। मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुमने शादी नहीं की। मीनू, कुछ कहना चाहता हूं। उन बातों का कोई मतलब नहीं है पंकज। एक झटके में रिश्ता तोड़ के अब क्या कहना सुनना। मैं एक बार फिर टूटने लगी थी। जानती हो मीनू, ये तुम्हारे त्रिपाठी अंकल जैसे बिचौलिए जब शादी के रिश्ते करवाते करवाते अपने को भगवान समझने लगते हैं ना, वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। कितना कुछ मुझे पता चला बाद में। कोई कारवार कुछ नहीं कहा था मैंने या मॉम ने। त्रिपाठी अंकल का किया जा रहा था सब। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। पंकज ने बोलते हुए अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लिया। किसी बकवास सीरियल की कहानी लग रही है। उन्होंने शादी फिक्स करवाई और वही तोड़वा देंगे? क्यों भाई? मेरे अविश्वास से पंकज के चेहरे पर दर्द की एक लहर खिंच गई। मुझे भी उनकी बातें गलत नहीं लगी थी, लेकिन शक तब हुआ जब शादी टूटने के कुछ दिनों बाद ही वो अपनी भतीजी का रिश्ता लेके घर आ गए थे और मॉम को बताया कि तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स हो गई। मॉम ने तुमसे बात करने को कहा, लेकिन आखिरी फोन में जिस तरह तुमने बात की थी, मैं अपसेट था, उलझा हुआ था। सच कहूं, शादी के झमेले में ना पड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत हर्ट थी, गुस्से में थी, सच नहीं जानती थी। आई एम सॉरी, मैंने हौले से कहा। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी, पर क्या हम अपनी गलतियां सुधार नहीं सकते? और शायद कहीं कुछ बाकी रहा हो, इसलिए हम आज भी अकेले हैं। पंकज ने मुझे गौर से देखा। पंकज, मैं बहुत मुश्किल से बाहर आ पाई हूं। ये रिश्ता भी मैं उसी लाल वाले डस्टबिन में रख चुकी हूं जिसमें टूटी फूटी चीजें रख देते हैं ताकि चोट न लगे। तुम्ही ने सिखाया ना? कहते हुए मुझे लगा हलक में कुछ अटक रहा है, हर्ट कर रहा है कुछ। मैंने ये भी तो सिखाया है ना कि चीजें रिसाइकल भी होती हैं। सब कुछ पूरी तरह टूटा नहीं है मीनू, ध्यान से देखो। हम दोनों उठाकर रख लेते हैं ना अपना पुराना रिश्ता सफेद डब्बे में, रिसाइकल होने के लिए। प्लीज। पंकज ने मेरी हथेलियां थाम ली। मैंने उसकी आंखों में झांका। उस मासूम चेहरे की गुजारिश को ठुकराने की हिम्मत थी क्या मुझ में? ना, नहीं थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।